कोई भी नेता जो अपने आप को कहता हो, आप हमारा नंबर चला दीजिएगा, वो हमसे बात करे। और जब भी कोई बात कहना चाहता हो, मैं हमारे तनुज पुनिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, उन लोगों को लेकर के जहां बहन जी कह देंगे राहुल गांधी को लेकर के मैं आ जाऊंगा। इस बात का मैं दावा करता हूं। जैसे हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, सबसे ज्यादा कुटाई हिंदू राष्ट्र में चमार और जाटों का ही हुआ, मतलब आपको बता रहा हूं। वह समाज एकदम अलर्ट है कि आज भी बहन जी गठबंधन में आएंगी तो उनका वो स्वागत करेगा। अदरवाइज चाहे वो 9 अक्टूबर को जितनी बड़ी रैली हो जाए, कितना ही बड़ा रैली कर लें, लेकिन यदि गठबंधन में नहीं आई तो आप समझ लीजिए कि वो जो है वो इंडिया गठबंधन को वोट कर देगा। बसपा जिस हाशिए पर है, जहां है जी, उसके उसके लिए बसपा के जो 8 लाख 9 लाख कैडराई लोग जो बाहर निकाले गए, इसलिए हाशिए पर है या उस लिए हाशिए पर है कि बसपा कांशीराम जी के रास्ते से भटक गई, जैसा आपने कहा। क्या दलित समाज का जो भविष्य है जी 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 वो कांग्रेस में सुरक्षित है? आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में सब लोग उम्मीद करते थे लोकसभा में कि बहन जी गठबंधन में आएंगी आएंगी, गांव गांव हम लोग घूमते थे। जैसे बहन जी गठबंधन में नहीं आई तो तुरंत समाज ने स्वतः डिसीजन लिया, क्योंकि मान्यवर साहब ने इतना कैडराइज कर दिया है कि स्वतः डिसीजन लिया और बसपा का 19.5% से 9.5% पे 15 दिन के अंदर वोट आया था। टोटल परसेंटेज वाइड 53% होता, 53% स्वतः आया था। कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता तो गांव में भी नहीं गए। कांशीराम जी कहते थे कि एक नागनाथ और एक सांपनाथ, और कांग्रेस तो हरी घास का हरी सांप है, जी जी, हरा सांप है। तो आप कांग्रेस के विजिटिंग कार्ड पर कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के नाते कांशीराम साहब की फोटो उनकी वैचारिकी के विरुद्ध लगा रहे हैं कहीं ना कहीं। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा और बोल 85 की ये साझा पेशकश। 14 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी रैली हुई। दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया गया, जिसमें कांग्रेस के तमाम आला अधिकारी पदाधिकारी शामिल हुए। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, तमाम वो लोग, उनके सबके भाषण आप लोगों ने सुन लिए होंगे। लेकिन मैं ये बातचीत इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ जो शख्सियत खड़ी है, आप रामबदन बौद्ध हैं, प्रोफेसर रामबदन बौद्ध हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का जो इलाका है वहां से आते हैं, और ये विजिटिंग कार्ड मेरे हाथ में मैं दिखा दूं आपको, जिस पर कांशीराम साहब की फोटो जो है वो लगी है। और रामबदन बौद्ध साहब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और इतनी बड़ी कांशीराम साहब की फोटो उन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड पे लगाई है कि इतनी बड़ी फोटो तो आजकल कांशीराम साहब की बसपा के लोग भी नहीं लगाते हैं। रैली में आए थे, 2-3 दिन से दिल्ली में हैं। मैं आज फ्री हुआ था तो सोचा कि थोड़ी सी बातचीत की जाए और समझने और समझाने की कोशिश की जाए कि कांशीराम साहब की इतनी बड़ी फोटो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के विजिटिंग कार्ड पर कांशीराम साहब की क्यों लगी है। और रैली में बताया जा रहा है कि हजारों हजार लोग इनके कहने पर चमरोटी इलाकों से आए थे। साहब स्वागत है जी, सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। रामबदन बौद्ध साहब, कांशीराम से रामबदन बौद्ध तक जी, ये मुझे लग रहा है विजिटिंग कार्ड आपका कह रहा है कि इधर कांशीराम साहब की फोटो लगी है, इधर आपकी फोटो लगी है, बीच में हाथ का पंजा लगा है जी। तो क्या कहना चाहोगे, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं कि कांशीराम साहब की फोटो इतनी बड़ी क्यों लगाई है विजिटिंग कार्ड पे? असल में क्या है कि देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब की जो आइडियोलॉजी थी, जो विचार थे, वो विचार ये थे कि जो नारे हम लोग लगाते थे, हम 27 साल मान्यवर कांशीराम के कैडर में काम किए हैं, और हम चमार समाज से आते हैं और IIT से M.Tech करके और सीधे हम कैडर में आ गए थे। तो आप तो प्रोफेसर भी रहे, मैंने देखा कि 7 साल प्रोफेसर रहे, 10 साल मैंने कोचिंग चलाया, नीट IIT की कोचिंग पढ़ाया जी। अब फ्री आप न, मतलब यह है कि समाज के काम में लगे हैं। तो मान्यवर साहब ये कहते थे कि देखो ऐसा है कि वो मनुवाद का जो जाल है उस जाल पे कैडर देते थे, और उन्होंने 8 लाख कैडराइज आदमी उत्तर प्रदेश में तैयार किया कि कैसे इस जाल को समझना पड़ता है कि जो गौतम बुद्ध से लेकर के डॉक्टर अंबेडकर तक तमाम महापुरुषों संतों गुरुओं ने उसी जाल को काटना सिखाया है। जैसे एक मल्लाह जो जाल बनाता है तो देखे होंगे कि जाल का कलर और पानी का कलर दोनों मटमैला होता है। जब जाल उसमें पड़ती है तो पता नहीं चलता है कि जाल लगी है कि नहीं लगी। तो मान्यवर फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। तो मान्यवर साहब ने कैडर देते थे
कि गौतम बुद्ध को समझो, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, ललई सिंह यादव, तमाम संत कबीर, संत रविदास, इस सब लोगों ने उस जाल को काटना सिखाया है। और जब उस जाल को काट आप लेंगे तब जा करके आप प्रगति करेंगे। अदरवाइज जाल के अंदर रह करके मेहनत करते रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। बिल्कुल। तो वह जो है 8 लाख के जो कैडराई लोग तैयार हुए थे, उस कैडर के माध्यम से वो किसी न किसी कारणों से बहुजन समाज पार्टी से बाहर कर दिए गए थे। और वो लोग गांव गांव उत्तर प्रदेश को 28 राज्यों में उन्होंने ये साइकिल यात्रा कर करके उत्तर प्रदेश को सबसे उपयुक्त माना था। ये उत्तर प्रदेश ही ऐसा है जो बहुत जल्दी अम्बेडकराइज और पोलराइज हो सकता है। और किसी कारणों से जब वो निकाले गए तो गांव गांव जो है वो कैडर देना। मतलब आप कह रहे हैं कि जो 8 लाख कार्यकर्ता कांशीराम साहब ने तैयार किए थे, जी। जब उनको पार्टी से और कैडर से बाहर कर दिया गया, जी। तो वो लोग गांव गांव जाकर के समाज को वो कहीं कैडर देने लगे, कहीं कैडर देने लगे, वही कैडर देने लगे। हाँ। क्योंकि जो ट्रेनिंग उन्होंने दिया था। ये आंकड़ा आपके पास का, ये डेटा कहाँ से आया कि 8 लाख? ये मान्यवर साहब खुद बताते थे कि कितने लोग नौकरी में हैं, और टोटल 9 लाख तैयार किया था, जो 1 लाख आउटर यूपी के बाहर के थे। अच्छा, मतलब 9 लाख तैयार किए, 1 लाख यूपी के बाहर के थे, और 8 लाख यूपी के थे। जी। तो ये लोगों ने क्या किया कि ये पूरे समाज को जगाना शुरू कर दिए, कि उस जाल को दिखाना शुरू कर दिए। और जो बुद्ध अम्बेडकर की चश्मे को लगाता है ना, उसी को जाल दिखती है, अदरवाइज जाल नहीं दिखेगी। जाल नहीं दिखती है। तो जो उस जाल को जो देख लेगा वो फाड़ देगा, और जाल को फाड़ देगा तब वो श्रम करेगा, तो मेहनत करेगा, तब वो निकलेगा। अदरवाइज 3-4 हजार साल से दिशा विहीन श्रम कर रहा है हमारा समाज, और आगे वही गया है। आप भी देखे होंगे कि जो अम्बेडकर को, बुद्ध को अपना लिया है, वो सबसे ज्यादा प्रगति किया है, क्योंकि वो जाल को फाड़ करके वो मेहनत कर रहा है ना। अदरवाइज 8 घंटा 10 घंटा जितनी हार्ड वर्किंग कर लीजिए, जाल के अंदर मेहनत करेंगे आपका कुछ नहीं होता है। अच्छा, चलिए, एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि कांशीराम साहब ने जो 8 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर कैडराइज वर्कर तैयार किया था, जो उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, तो काम करने लगा। जी। अब थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि वो काम किसके लिए कर रहा है? एक्चुअली क्या है कि वो मिशन पे काम किया, वो समझ गया कि सत्ता इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आदमी जाल को फाड़ लेगा, कैडराइज हो जाएगा, तो देखिए तमाम श्रम करके, और सारा पैसा हमारा धार्मिक कामों में चला जा रहा है। सारा का सारा जो है धर्म की अफीम चढ़ा करके और हमारे समाज का पैसा ले लिया जाता है। तो वो कहते थे कि जब ये जाल को समझ जाएगा तो अपने आप आ जाएगा। अच्छा, रही बात कि कांग्रेस के हाथ के पंजे की बात, तो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी का जो एजेंडा है, नहीं, मैं वहां आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले इसी बात को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं कि कांशीराम साहब का बार बार जिक्र कर रहे हैं। कांशीराम साहब की फोटो आपने सारे महापुरुषों से बड़ी लगाई है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, तमाम लोगों से बड़ी लगाई है। लेकिन वही कांशीराम जी कहते थे कि एक नागनाथ और एक सांपनाथ, और कांग्रेस तो हरी घास का हरी सांप है, हरा सांप है। तो आप कांग्रेस के विजिटिंग कार्ड पर कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के नाते कांशीराम साहब की फोटो उनकी वैचारिकी के विरुद्ध लगा रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, ऐसा होता है ना कि एक राजनीतिक भाषा होती है किसी भी पार्टी का, कि राजनीति में जैसे मान लीजिए कि आप ही कोई पार्टी खड़ी करेंगे और आपका वोट बैंक कहीं और है, तो जब उसके विरुद्ध बात बताएंगे तब जाकर के वो आदमी आ पाता है, समझ गए ना। लेकिन ये जो बहुजन की आइडियोलॉजी है, कांशीराम साहब की जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस बहुत बदल गई है, आपको मैं बता रहा हूँ। इतना बदल गई है कि राहुल गांधी जी का भाषण सुन लीजिए, वो कहते हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे, हम संस्थानिक सर्वे कराएंगे, हम सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक रिजर्वेशन लागू करेंगे, हम यूनिवर्सिटी में जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो सब में एक सर्वे करा करके कितनी लोग नौकरियां में किस जाति के हैं, और आरक्षण की सीमा 50% हटा करके, और उसके बाद एकदम उसको रेशियो वाइज बांटेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं, यही कांशीराम साहब कहते थे। हाँ, मैं वही बात कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे लोग कहते थे, आप कह रहे, आपने कहा कि अभी कांशीराम एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस को देखते थे, और उनका वोट बैंक वहां पे था, तो वहां से वोट बैंक को वापस लाने के लिए, क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक पार्टी चलानी थी, तो इस तरीके के शब्दावली का प्रयोग हुआ। फिर मैं लौट करके वहीं आता हूँ बहुजन समाज पार्टी पर, कि बसपा जिस हाशिए पर है, जहाँ है, उसके लिए बसपा के जो 8 लाख 9 लाख कैडराई लोग जो बाहर निकाले गए, इसलिए हाशिए पर है, या उस लिए हाशिए पर है कि बसपा कांशीराम जी के रास्ते से भटक गई, जैसा आपने कहा? नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि एक चीज़ क्लियर समझ लीजिए कि मान्यवर साहब
को जो समाज ऑब्जर्व करता है, मैं उस समाज में बहुत जाता हूँ, मैं वहीं रहता ही हूँ, समझ लीजिए फुल टाइम मैं चमरौटी में शोध करता रहता हूँ। और बसपा का इस समय जो कोर वोट है वो चमार जाटव ही है, तो वो क्या सोचते हैं इस पे मैं शोध करता रहता हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि कोई भी व्यक्ति, बता रहा हूँ, बसपा का जो कोर वोटर है वो अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर के बाद वो मान्यवर साहब को उनकी बराबर मान के चलता है कि वो जो है दूसरे नंबर पे जो आए वो मान्यवर साहब ही हैं। तो उनके खिलाफ कोई सुनना नहीं चाहता। ये हमारा निजी विचार नहीं है, ये आम जनमानस का है। दूसरी चीज ये है कि बहन जी का भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आपने देखा होगा 6 महीना पहले माननीय राहुल गांधी जी ने बोला था कि मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुत काम किया दलित समाज के लिए, बहन मायावती जी ने बहुत काम किया कांसीराम समाज के लिए, लेकिन वो गठबंधन में नहीं आती हैं। आ जाती तो बीजेपी को हराने में आसानी हो जाती। तो समाज, जो दलित समाज है, वह मान्यवर साहब के खिलाफ तो कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं भी नहीं सुनना चाहता ना। दूसरी चीज यह है कि बहन जी के खिलाफ भी मैं नहीं सुनना चाहता हूँ और समाज भी नहीं सुनना चाहता है। बहन जी से केवल एक ही बात से समाज एनालिसिस कर रहा है कि वह गठबंधन में नहीं आती। बस क्या कारण? लोग तो कहते हैं कि बहन जी को प्रॉपर्टी बचानी है, नहीं, उस पे भैया भतीजों के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी और आरएसएस के दबाव में है इसलिए नहीं आती हैं। नहीं, मैं उस पे नहीं जाऊंगा। हमारे इस भाषण को, इस डिबेट को, इस इंटरव्यू को जितने लोग जो है सुन रहे होंगे, बसपा के कार्यकर्ताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम मान्यवर साहब के, तो मैं उन्हीं के कैडर का प्रोडक्ट हूं भाई, कि मैं IITN होते हुए भी नौकरी नहीं करके ना, और उसके बाद फुल टाइम समाज में हूं, तो वो तो एक आइडियोलॉजी है ना कि उसी पे समाज चल सकता है। दूसरी चीज यह है कि जो हमारा समाज है, आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में सब लोग उम्मीद करते थे लोकसभा में कि बहन जी गठबंधन में आएंगी। गांव-गांव हम लोग घूमते थे। जैसे बहन जी गठबंधन में नहीं आई तो तुरंत समाज ने स्वतः डिसीजन लिया, क्योंकि मान्यवर साहब ने इतना कैडराइज कर दिया है कि स्वतः डिसीजन लिया, और बसपा का 19.5% से 9.5% पे 15 दिन के अंदर वोट आया था। टोटल परसेंटेज वाइड 53% होता, 53% स्वतः आया था। कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता तो गांव में भी नहीं गए थे, गांव में भी नहीं गए। लेकिन जैसे ही ये समाज तर्कशील हो गया, बहुत तर्कशील हो गया है, वो समझ गया कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे, 400 पार करेंगे, बाबा साहब का संविधान बदलेंगे, तो तुरंत स्वतः डिसीजन लिया कि नहीं, राहुल गांधी इस संविधान को लेकर चल रहे हैं, हमको उनके नेतृत्व में संविधान बचाना चाहिए। और जहां बस वो 400 पार कर रही थी भाजपा, देखिए 240 पे आकर रोक दिया था। अच्छा, एक चीज और लेते हैं यहाँ पे चलते चलते, नहीं वहां पे एक चीज और बता दें कि इसके बाद आज की डेट में बता रहा हूँ कि ये जो SIR कराया जा रहा है ना, SIR कराया जा रहा है भाई, अभी तो कोई चुनाव है नहीं, आप 15 दिन 1 महीना में क्यों SIR करा रहे हो? इनका प्लानिंग यह है कि 3 करोड़ वोट काट करके और 400 पार करेंगे और फिर बाबा साहब का संविधान बदल करके और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। लेकिन इसके लिए मैं पूरा यूपी घूम रहा हूँ, जो कोर वोट है चमार जाटव, उसके बीच में मैं रहता हूँ। मैं घर पे नहीं रहता हूँ, उन्हीं के बीच में खाना सोना रहना होता है। वह समाज एकदम अलर्ट है कि आज भी बहन जी गठबंधन में आएंगी तो उनका वो स्वागत करेगा। अदरवाइज चाहे वो 9 अक्टूबर को जितनी बड़ी रैली हो जाए, कितना ही बड़ा रैली कर लें, लेकिन यदि गठबंधन में नहीं आई तो आप समझ लीजिए कि वो जो है वो इंडिया गठबंधन को वोट कर देगा। आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को वोट कर देगा। 9 अक्टूबर का भी आपने जिक्र कर दिया। जी। 9 अक्टूबर को बहन जी खुले मन से बीजेपी की तारीफ कर देती हैं। जी। और जो बुद्धिजीवी वर्ग है दलित समाज में, जाटव चमार समाज में, वो उसका विरोध भी करता है कहीं ना कहीं दलित जमान में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ही कोटेशन है, क्योंकि आप बार बार बाबा साहब का जिक्र भी कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा है 1951-52 के आम चुनाव के घोषणा पत्र में कहा है कि हम कभी भी आरएसएस और बीजेपी तो उस समय नहीं थी, हिंदू महासभा और ये जो जितने भी संगठन हैं के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। और बाबा साहब ही अपनी किताब में लिखते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र जो है वो भारत के लिए अभिशाप होगा। 2 बात यहाँ पर क्लियर होगी। बाबा साहब कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र अभिशाप होगा, बाबा साहब कह रहे हैं कि हम कभी हिंदू संगठनों समझौता नहीं करेंगे। लेकिन क्या कारण है कि बहन जी की समझ में, जो बहन जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारकों की सबसे बड़ी अपने आप को उत्तराधिकारी मानते हैं, उनकी दिमाग में 2 चीज़ नहीं आ रही, जबकि बीजेपी वर्तमान में हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रही है, संविधान को ख़त्म करना चाह रही है, और बहन जी जो है कहीं ना कहीं वो बीजेपी की तारीफ कर रही है। देखिए एक चीज़ बताएं, आप जिस पे खींच के ले जाना चाहते हैं
मैं उसी पे बात नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि हमारा मेन बहन जी नहीं, हमारा समाज है। समाज जो एनालिसिस कर रहा है ना, समाज चाहता है कि बहन जी, भले ही कोई भी कारण हो सकता है, बहन जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। अब बहन जी की वजह से तमाम समाज में एक गर्मी पैदा हुई है, एक जागरूकता पैदा हुई है, साधारण बात नहीं है। तो अब गर्मी पैदा नहीं होनी नहीं, समझिए तो पूरी बात को समझिए। लेकिन है क्या कि बहन जी से वो लोग इतना ही चाहते हैं कि वो गठबंधन में आवे और हम लोग बीजेपी को हरा दे। बाकी कितनी बातें हुई, क्योंकि जैसे हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, सबसे ज्यादा कुटाई हिंदू राष्ट्र में चमार और जाटों का ही हुआ, मतलब आपको बता रहा हूँ। तो ये उस समाज डरा हुआ है, तो बस एक ही उम्मीद है। अच्छा, दूसरी चीज, बसपा के कुछ लोग कहते हैं बहन जी को निमंत्रण नहीं मिलता है, ये कहते हैं कि नहीं कहते, हमारा मान सम्मान है, प्रधानमंत्री घोषित करो। नहीं तो कांशीराम साहब को भारत रत्न हम हाथ जोड़ के बसपा के जो कार्यकर्ता सुन रहे हो, यदि इस बात को किसी को लगता है कि निमंत्रण नहीं दे रहे हैं ना, कांग्रेस के तरफ से निमंत्रण नहीं गया, तो मैं यथराज हूँ। उत्तर प्रदेश का मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया अनुसूचित जाति विभाग का, उसी जाति का विभाग मैंने जानबूझ के लिया। तो मैं चाहता हूं कि बसपा का कोई भी नेता जो अपने आप को कहता हो, आप हमारा नंबर चला दीजिएगा, वो हमसे बात करे। और जब भी कोई बात कहना चाहता हो, मैं, हमारे तनुज पुनिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, उन लोगों को लेकर के जहां बहन जी कह देंगे राहुल गांधी को लेकर के मैं आ जाऊंगा, इस बात का मैं दावा करता हूं। यही बात रामबदन बोस साहब ने कही है कि अगर जो बसपा के लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बहन जी को शामिल करने के लिए निमंत्रण पत्र नहीं भेजते हैं, कोई आदेश कोई जो है वो निवेदन पत्र नहीं भेजते हैं, तो रामबदन बोस साहब कह रहे हैं कि आप बताइए कहाँ ना राहुल गांधी और तमाम पदाधिकारियों लेकर के वो आ जाएंगे। चलिए एक बात और बताए थे, ये अब चलते चलते एक लास्ट में यहाँ तक जैसे हमने बात शुरुआत की कि आप कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जी, और अभी 14 तारीख को कांग्रेस की दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई थी रैली। वहाँ से ये जो बातें निकल कर के आ रही हैं कि भारी संख्या में पूरे देश का दलित समाज जो है वो उस रैली में हिस्सा लिया, और आपके नेतृत्व में भी पूर्वांचल से हजारों लोग वहाँ पर जो है वो पहुँचे, शामिल हुए उस रैली में। मतलब कैसे आपने कन्विंस किया दलित समाज के, आपकी भाषा में कहूँ तो चमरोटी, जी जी जी, जो चमरोटी जिसको आप बार बार बोलते हैं, कि चमार समाज के लोगों को निकाल करके आजमगढ़ से, जौनपुर से, सीतापुर से, अम्बेडकर नगर से और दिल्ली तक 1000 किलोमीटर ला करके चलो राहुल गांधी का भाषण सुनवाएंगे। वो तो बहन जी का भाषण सुनने के लिए जाते रहे। देखिए, ऐसा है ना कि इसमें हमारा रोल कम है। मान्यवर साहब ने इतना काम कर दिया है, वो कितना कैडराइज कर दिया है कि वो तर्कशील हो गया है समाज। एक इंटरव्यू में मैंने आपसे बताया था कि जो 3000 साल पुरानी मूर्तियों को ना, कहा था आपने, कहा था और खूब इंटरव्यू वायरल हुआ था, उन मूर्तियों को जैसे 1980 में कांशीराम साहब का कैडर शुरू हुआ, उन मूर्तियों को निकाल के लोग बाहर रख दिए। उसके जगह पे बुद्ध और अंबेडकर का चित्र लगना शुरू हो गया था। आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर में आप पता कर लीजिए, दलित बस्तियों में बौद्ध रीति से ब्याह शादी हो रहा है, बौद्ध रीति से सारे कर्मकांड हो रहे हैं। तो ये मान्यवर कांशीराम के कैडर का ही असर है, वो समाज तर्कशील हुआ है, और उसी तर्कशीलता के दम पे वो कांग्रेस में आ रहा है। आप कह रहे हैं कि उसी तर्कशीलता के दम पे वो कांग्रेस में आ रहा है, और उसी तर्कशीलता के दम पर वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से, बिहार से सटे हुए इलाकों से आपके कहने पर और कांशीराम साहब को पढ़ करके वो राहुल गांधी की तरफ वो कहीं ना कहीं जो है वो आ रहा है। चलते चलते एक सवाल यहाँ पे बन जाता है, तो ले भी लेते हैं। आप थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या दलित समाज का जो भविष्य है वो कांग्रेस में सुरक्षित है, या जो आपने कहा अभी कि कांशीराम को पढ़ करके समाज तर्कशील हो गया है, तो समाज के दबाव में, अम्बेडकरवाद के दबाव में, कांशीराम साहब के दबाव में, अन्य महापुरुषों के दबाव में राहुल गांधी ने अपने अंदर अपनी प्लानिंग में चेंजिंग की है, ये मानते हैं, स्वीकार करते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि बहुजन समाज की जो आइडियोलॉजी है वो कांशीराम साहब की आइडियोलॉजी, राहुल गांधी जी ने रीड कर लिया है कि हम बहुजन समाज की विचारधारा पे जाएंगे, बहुजन समाज हमारे विचारधारा पे नहीं जाएगा। समझ गए ना। और इसी कारण से कि बहुजन समाज कांग्रेस की तरफ आ रहा है कि जितना ज्यादा IIT बना, IIM बना, एम्स बना, NTPC, सेल, भेल, जितनी नौकरियां दी गई हैं, मतलब 1950 से लेके 2014 तक 2-3 पीढ़ियों को मिला के 60 लाख नौकरी कांग्रेस ने दिया है। और उसी से हमारा मिडिल क्लास तैयार हुआ, उसी से मिडिल क्लास तैयार होकर के मजबूत हुआ। और आप देखिए, आज की डेट में चले जाइए, लाखों की संख्या में लड़के जो है BTech, MTech,
B.Ed BTC करके घरों में बैठे हुए हैं। आज सब लोग चस्का लगा लिए हैं कि सरकारी दामाद चाहिए, अब किसी की नौकरी नहीं लग रही है, लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं। इसलिए समाज सोच रहा है, क्योंकि उनके पिताजी कांग्रेस के द्वारा नौकरी पाए थे, इसलिए जो है इतनी बड़ी स्थिति खराब हो गई है गाँव में कि नौकरियां लग नहीं रही और सारी नौकरियां ठेके पे दे रहे हैं। ये RSS BJP के लोग जान गए हैं कि ये नौकरी के माध्यम से ही समाज उठा है, और यदि नौकरी खत्म कर देंगे तो फिर हमारी हरवाई करने लगेगा। तो राहुल गांधी अगर सरकार में, कांग्रेस सरकार में आती है, तो वो जो जैसे आपने कहा 60 लाख नौकरी कांग्रेस ने दलित समाज को दिए जी, तो दलित समाज उम्मीद करे कि कांग्रेस अगर आएगी तो पहले जैसे बुला बुला के क्योंकि दिया है ना, दिया है, प्रूफ है उसका, जिसने दिया उसी से उम्मीद भी की जा सकती है। तो एक घोषणा तो आपने कर दी है जी 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 कि अगर बहन जी या बहनजे का कोई भी कार्यकर्ता ये कहता है कि इंडिया गठबंधन को शामिल नहीं किया जा रहा है, तो वो आकर के संपर्क रामबदन बॉस साहब से कर ले। आखिरी चीज मैं बता दूं, मैं पूरा सर्वे करता हूं दलित बस्तियों का, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ये घोषणा कर दें कि यदि कांग्रेस की सरकार बहुमत में आती है, जब भी आएगी, सत्ताएं तो बदलती रहती है, समझ गए, तो मान्यवर कांसी राम साहब को भारत रत्न देने की घोषणा करे राहुल गांधी। और दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर बनेगा बहुमत आने पे वो दलित समाज का होना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ, उनका ओपिनियन बता रहा हूँ, हमारा कोई निजी विचार नहीं है। मतलब दलित समाज ये चाहता है कि कांसी राम साहब को कांग्रेस सत्ता में आए तो भारत रत्न दे, और उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर जो है वो दलित समाज का होना चाहिए। जी जी, तो इसके लिए आप श्योर है कि राहुल गांधी आपकी बात मानेंगे? एकदम मानेंगे। आप जब बहुजन एजेंडा पे आ गए हैं, बहुजन एजेंडा पे चल रहे हैं, और दूसरी चीज आपको इस चैनल के माध्यम से बता दें, जो लोग भी सुन रहे होंगे देश के अंदर, उनसे विनम्र निवेदन है कि हमारा नंबर चला दीजिएगा। जो लोग भी चाहते हो कि कांग्रेस में हमें काम करना है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी पसंद हो गई, राहुल गांधी बहुजन आंदोलन को लेकर चलने लगे हैं, संविधान बचाने का ना, लग गया है, तो वो हमारे नंबर पे फोन करें, ठीक है। इसी के साथ जय भीम। चलिए, तो आप रामबदन बॉस साहब थे और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के SC विंग के कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। इनके अध्यक्ष पुयल पूनिया साहब के बेटे तनुज पूनिया साहब हैं। बातचीत की कांग्रेस की रैली से शुरू हुई, हमने कांशीराम साहब पर बात की, मायावती जी की वर्तमान राजनीति पर बात की, और 2 घोषणा उन्होंने कर दी हैं कि अगर बहन जी चाहती हैं कि वो इंडिया गठबंधन में आएँ तो उनके लिए निमंत्रण ये लेकर के जाएंगे, राहुल गांधी जी से मीटिंग कराएंगे। तो ये क्लियर हो गया कि लोग कहते हैं कि निमंत्रण नहीं आता, और दूसरा ये कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो फिर कांशीराम साहब को भारत रत्न जो वो दिया जाएगा। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन में बताइए, और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।